भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम की पुस्तक अग्नि की उड़ान का ये 7वां अध्याय है। आप अन्य अध्यायों को प्ले लिस्ट से जाकर सुन सकते हैं। तो आइए 7वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे दिन की शुरुआत करीब 2 किलोमीटर की एक लंबी सुबह की मॉर्निंग वॉक के साथ शुरू होती है और इस मॉर्निंग वॉक के दौरान मैं अपने पूरे दिन के काम काज का प्लान तैयार कर लेता हूं ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट रहे कि आज कौन सा काम करना है, कब करना है और कितना करना है। मेरी कोशिश बस यही रहती है कि पूरे दिन में कम से कम 2-3 जरूरी काम तो निपट ही जाए और उनमें से एक काम ऐसा जरूर हो जो मेरे किसी बड़े लक्ष्य, किसी लंबे सपने से जुड़ा हो। दफ्तर पहुंचते ही सबसे पहले मैं अपना मेज साफ करता हूं और शुरुआत के 10 मिनट मेरे लिए बड़े कीमती होते हैं क्योंकि मैं सारे कागजात देखता हूं और उन्हें अलग अलग भागों में बांट देता हूं। जैसे कि वो कागज जिन पर तुरंत काम करना है, वो कागज जो थोड़े कम जरूरी है और वो कागज जिनका काम अभी अधूरा है और वो भी जिन्हें बस पढ़ना बाकी है। इसके बाद सबसे जरूरी फाइल को मैं अपने सामने रखता हूं और बाकी की सभी फाइलों को एक किनारे रखता हूं ताकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसी एक काम पर हो। SLV3 का निर्माण कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके डिजाइन के दौरान करीब 250 उपभाग और 40 बड़ी उपप्रणालियां तैयार की गई थी। अगर मैं सामान की लिस्ट की बात करूं तो छोटे बड़े कलपुर्जों को मिलाकर उनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा थी। अब आप सोचिए, 7 से 10 साल तक चलने वाले इस जटिल मिशन को सही ढंग से चलाने के लिए एक ठोस रणनीति बनाना कितना जरूरी था। प्रोफेसर सतीश धवन ने तो एक बयान जारी कर यह साफ कर दिया था कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और श्रीहरिकोटा में काम करने वाले लोगों पर और बजट का पूरा नियंत्रण हमारे ही पास रहेगा। इसलिए हमने एक ऐसी प्रबंधन व्यवस्था बनाई जिसमें 300 से ज्यादा कंपनियों के उत्पादों का इस्तेमाल होना था। हमारा मकसद सिर्फ सामान लेना नहीं था, बल्कि ये था कि इस प्रोजेक्ट के बहाने उन कंपनियों की तकनीक में भी सुधार आए और उनका विकास हो। मैंने अपने साथियों से हमेशा 3 खास बातें कही कि हमें अपनी डिजाइन क्षमता को पहचानना है और सटीक लक्ष्य तय करके उन्हें हासिल करना है और सबसे जरूरी, मुश्किलों और झटकों को बर्दाश्त करने की ताकत अपने अंदर पैदा करनी है। इससे पहले कि मैं SLV3 के मैनेजमेंट की बारीकियों पर जाऊं, उससे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और विस्तार से बताता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम एक रॉकेट या प्रक्षेपण यान की तुलना इंसान से करें तो वो कैसा दिखेगा? ये वाकई बड़ा दिलचस्प है। यान का जो मुख्य ढांचा होता है, आप उसकी कल्पना एक मानव शरीर की तरह कर सकते हैं और वो हिस्सा जो यान को सही दिशा दिखाता है और पूरी उड़ान को कंट्रोल करता है, वो है इसका मस्तिष्क। ये मस्तिष्क ढेरों जटिल इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से जुड़ा होता है जो पल पल सही फैसले लेती है। रही बात इसकी भुजाओं की, तो यान का प्रणोदन यानी वो ताकत जो उसे ऊपर की ओर धकेलती है, वही उसकी ताकतवर भुजाएं हैं। लेकिन मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर ये सब बनता कैसे है? किन खास चीजों और कलपुर्जों का इस्तेमाल इन्हें तैयार करने में होता है? और वो कौन सी तकनीकें हैं जो लोहे और बिजली के इन पुर्जों में जान फूंक देती है? अब बात आती है कि आखिर ये प्रक्षेपण यान बनते किन चीजों से हैं? इनके निर्माण में हम धातुओं और गैर धातुओं दोनों का ही बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इसमें सम्मिश्र पदार्थ यानी कॉम्पोजिट मटेरियल्स
और सिरामिक्स भी शामिल होते हैं। अगर धातुओं की बात करें तो हम कई तरह के स्टेनलेस स्टील के साथ साथ एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर और टंगस्टन जैसे कई खास अयस्कों का उपयोग करते हैं। यहां एक दिलचस्प चीज है, सम्मिश्र पदार्थ। ये दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थों का मेल होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं और आपस में कभी घुलते नहीं। कुछ धात्विक होते हैं तो कुछ कार्बनिक। यान के सबसे जटिल हिस्से इन्हीं मजबूत संरचनाओं से बने होते हैं। प्लास्टिक को फौलादी मजबूती देने के लिए हमने कई तरह के ग्लास फाइबर यानी कांच के तंतुओं का इस्तेमाल किया। साथ ही कार्बन यौगिकों के इस्तेमाल के नए रास्ते भी खोजे। हमने सिरामिक, जो कि मिट्टी से बना एक खास पारदर्शी पदार्थ है, उसके इस्तेमाल पर भी गौर किया था। लेकिन उस समय की तकनीकी सीमाओं को देखते हुए हमने उसे फिलहाल नहीं अपनाने का फैसला किया। अब सवाल यह है कि ये सारे पदार्थ आखिर एक मशीन का रूप कैसे लेते हैं? यही से शुरू होता है यांत्रिकी विधियों यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का असली जादू, जो इन कच्चे पदार्थों को मजबूत हार्डवेयर में तब्दील कर देती है। सच तो यह है कि इंजीनियरिंग की ढेरों शाखाओं में से जिनका रॉकेट विज्ञान में सीधा इस्तेमाल होता है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। चाहे वो एक जटिल तरल इंजन, लिक्विड इंजन हो या यान के हार्डवेयर का कोई छोटा सा हिस्सा, ये इतनी परिष्कृत प्रणालियां होती है कि इनके निर्माण के लिए हमें न केवल काबिल मैकेनिकल इंजीनियरों की जरूरत होती है, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और उत्कृष्ट मशीनों की भी आवश्यकता पड़ती है। हमने ठान लिया था कि हम अपनी राह खुद बनाएंगे। इसीलिए हमने कुछ बेहद खास और स्वदेशी तकनीकें विकसित करने का फैसला किया, जैसे कम अयस्क वाले स्टेनलेस स्टील के लिए खास वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, बिजली की चिंगारी से धातुओं को काटने वाली मशीनिंग और बेहद बारीक पुर्जों को बनाने की कला। यही नहीं, हमने अपने यहां ही कुछ जरूरी मशीनों को बनाने का भी संकल्प लिया, जिसमें 254 लीटर की क्षमता वाला एक विशाल ऊर्ध्वाधर सम्मिश्रक वर्टिकल मिक्सर भी शामिल था। हमारी कई प्रणालियां इतनी बड़ी और पेचीदा थी कि उनके लिए काफी बड़े निवेश की जरूरत थी। ऐसे में हमने बिना किसी झिझक के प्राइवेट सेक्टर यानी निजी उद्योगों का हाथ थामा। हमने ठेके पर आधारित ऐसी मैनेजमेंट योजनाएं शुरू की जो आगे चलकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले बिजनेस संगठनों के लिए एक मिसाल बन गई। चलिए अब बात करते हैं उपग्रह प्रक्षेपण यान के जीवन की। किसी भी रॉकेट के भीतर बिजली का एक बेहद जटिल जाल बिछा होता है, जो इसके लोहे के ढांचे को रफ्तार भरने की ताकत देता है। आप इसे ठीक वैसा ही समझ सकते हैं जैसे हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र काम करता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और राडार जैसी प्रणालियों पर काम तो पहले से चल रहा था, लेकिन असली चुनौती तब होती है जब ये यान उड़ान भरता है। उस दौरान दबाव, कंपन और रफ्तार जैसे भौतिक बदलावों को नापना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हमने खास ट्रांसड्यूसर विकसित किए। ये जादुई पुर्जे यान की हलचलों को बिजली के संकेतों में बदल देते हैं। फिर यान पर लगी दूरमापीय प्रणाली, टेलीमेट्री सिस्टम, इन संकेतों को रेडियो तरंगों के जरिए जमीन पर मौजूद हमारे केंद्रों तक भेजती है। जब तक सब कुछ डिजाइन के मुताबिक चलता है, तब तक कोई चिंता नहीं होती। लेकिन अगर कहीं भी छोटी सी भी गड़बड़ हुई, तो सुरक्षा के लिए यान को नष्ट करना जरूरी हो जाता है, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। इसके लिए हमने एक विशेष रिमोट कंट्रोल सिस्टम और यान की सटीक स्थिति जानने के लिए इंटरफेरोमीटर तकनीक तैयार की। इतना ही नहीं, हमने अपना खुद का स्वदेशी सीक्वेंसर भी बनाया।
इसका काम बहुत रोमांचक है, जैसे रॉकेट के अलग अलग हिस्सों को सही समय पर अलग करना और ऑटो पायलट के जरिए यान को उसके तय रास्ते पर बनाए रखना। ये सारी प्रणालियां मिलकर ही एक सफल मिशन की नींव रखती है। क्या आप जानते हैं कि एक विशाल प्रक्षेपण यान तब तक जमीन को नहीं छोड़ता जब तक कि उसे रफ्तार देने के लिए भरपूर ऊर्जा न मिल जाए। और ये ऊर्जा आती है प्रोपेलेंट से। ये प्रोपेलेंट एक बेहद ज्वलनशील पदार्थ है जो जलते ही जबरदस्त गर्मी पैदा करता है और रॉकेट के इंजन में वो ताकत भर देता है जिससे यान आसमान की ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। असल में ये प्रोपेलेंट एक साथ दो काम करता है। ये ऊर्जा का स्रोत भी है और जलने वाला ईंधन भी। रॉकेट इंजीनियरिंग की भाषा में कहें तो प्रोपेलेंट का सीधा सा मतलब उन खास रसायनों से है जिनका इस्तेमाल यान को अविश्वसनीय गति देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर ईंधनों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ठोस और तरल। हमने अपना पूरा ध्यान ठोस ईंधन पर लगाया। इसके मुख्य तीन हिस्से होते हैं, ऑक्सीडाइजर, ईंधन और उन्हें जोड़ने वाला पदार्थ। ठोस ईंधनों को भी दो श्रेणियों में देखा जाता है, कंपोजिट और डबल बेस। कंपोजिट ईंधन में अमोनियम परकोलेट जैसे अकार्बनिक पदार्थों को सिंथेटिक रबर जैसे कार्बनिक ईंधन के साथ मिलाया जाता है। उस दौर में डबल बेस ईंधन का सपना देखना भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हमने उस सपने को भी हकीकत में बदल कर दिखाया। ये आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण का सफर रातों रात तय नहीं हुआ। हमारे पास बेहतरीन इंजीनियरों की एक टीम थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 की सफलता के पीछे हमारी उस अनूठी प्रतिभा और अटूट समर्पण का ही हाथ था। मुश्किलें तो आती रहीं, लेकिन मेरी टीम का जज्बा देखिए। उन्होंने कभी मुझे अपनी 10 उंगलियों से ज्यादा समस्याएं नहीं गिनाई। बस काम करते रहे और एक रात काम खत्म करने के बाद मैंने अपने दिल की बात कुछ यूं लिखी, सुंदर है वे हाथ सृजन करते जो सुख से, धीरज से, सच से, साहस से, हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर युग। एक तरफ हम इस LV पर काम कर रहे थे तो ठीक उसी वक्त DRDO में जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल पर भी काम शुरू हो चुका था। पुरानी पड़ चुकी राटो परियोजना को बंद कर दिया गया था क्योंकि नए विमानों को अब उसकी जरूरत नहीं थी। परियोजना बंद हुई तो नारायणन जी को मिसाइल निर्माण की कमान सौंपी गई। इसरो में हमारा तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन उन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई। उन्होंने रूसी मिसाइल SA-2 की बारीकियों को समझा ताकि अपने देश में मिसाइल बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं तैयार की जा सकें। उनका मानना बड़ा साफ था, पहले बुनियादी स्वदेशी तकनीक विकसित करो, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तो खुद ब खुद पीछे चली आएगी। साल 1972 में इस मिशन को मंजूरी मिली और इसे नाम दिया गया डेविल। इस प्रोजेक्ट के शुरुआती 3 सालों के लिए 5 करोड़ रुपए तय हुए, जिसका बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च होना था। वक्त बदला और अब नारायणन जी एयर कमोडोर बन चुके थे। उन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया और उन्होंने हैदराबाद के दक्षिण पूर्वी उपनगर में स्थित इस प्रयोगशाला में जान फूंक दी। नारायणन जी गजब के ऊर्जावान व्यक्ति थे, हमेशा कुछ नया करने और आगे बढ़ने का जज्बा रखने वाले। उन्होंने अपने इर्द गिर्द बड़े ही उत्साही लोगों की एक टीम तैयार कर ली थी, जिसमें सेना के कई काबिल अधिकारी भी शामिल थे। उधर मैं अपनी SLV परियोजना में इस कदर डूबा हुआ था कि मिसाइल पैनल की बैठकों में मेरा जाना धीरे धीरे कम होता गया और फिर बिल्कुल ही बंद हो गया। लेकिन
नारायणन जी और उनके इस डेविल मिशन की खबरें किसी न किसी तरह त्रिवेंद्रम में मुझ तक पहुंच ही जाया करती थी। राटो परियोजना के उन दिनों में जब मैं नारायणन जी के साथ काम कर रहा था, तो मैंने करीब से देखा कि वे कितने कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं। वे एक ऐसे लीडर थे जिनका अपने काम पर पूरा नियंत्रण और जबरदस्त अधिकार रहता था। पर मुझे अक्सर एक बात हैरान कर देती थी। मुझे लगता था कि अगर कोई मैनेजर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य को ही सब कुछ मान ले, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, तो आगे चलकर उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। शायद अपनी ही टीम के भीतर पनपने वाले उस मौन विद्रोह और असहयोग का, जो किसी भी बड़े मिशन की नींव हिला सकता है। सन 1975 के नए साल का वो पहला दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आया। नारायणन जी के नेतृत्व में चल रहे काम का मूल्यांकन होना था और इसके लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर एम जी के मेन ने डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था डेविल परियोजना की अब तक की प्रगति की समीक्षा करना। मुझे खुशी थी कि इस टीम में मुझे एक रॉकेट वैज्ञानिक के तौर पर शामिल किया गया। मेरी जिम्मेदारी थी मिसाइल के ढांचे, उसकी वायु गतिकीय क्षमता और उसके प्रणोदन यानी प्रोपल्शन के क्षेत्र में हुए काम को परखना। इस काम में सोमशेखर और विंग कमांडर पी कामराजू मेरी मदद कर रहे थे। हमारे साथ डॉ शेनॉय और प्रोफेसर आई जी शर्मा जैसे दिग्गज भी थे, जो परियोजना की इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की बारीकी से जांच कर रहे थे। हम सब मिलकर एक बड़े मिशन की नींव को और मजबूत बनाने में जुटे थे। 1 और 2 जनवरी 1975 के वो दिन थे जब हम सब रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में इकट्ठा हुए। हमने उन सभी केंद्रों का दौरा किया जहां इस मिशन को हकीकत में बदलने की तैयारी चल रही थी। वहां काम कर रहे वैज्ञानिकों से मिलकर और उनके साथ चर्चा करके एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। मैं वाकई बहुत प्रभावित हुआ। एबी रंगाराव की दूरदर्शिता, विंग कमांडर गोपाला स्वामी की तेजी और डॉक्टर अच्युत राव की काम को पूरा करने की लगन देखकर, जी गणेशन का उत्साह, एस कृष्णन की साफ सोच और आर बालाकृष्णन की हर चीज को बारीकी से परखने वाली नजर, सब कुछ कमाल का था। हजारों जटिलताओं के बीच भी जेसी भट्टाचार्य और लेफ्टिनेंट कर्नल स्वामीनाथन के चेहरे पर गजब का सुकून और स्पष्टता थी। वही लेफ्टिनेंट कर्नल वीजे सुंदरम का परिश्रम और जोश तो साफ नजर आता था। सच कहूं तो ये विलक्षण बुद्धि वाले उन समर्पित लोगों का एक ऐसा समूह था जहां सेना के अधिकारी और वैज्ञानिक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। इन सब ने खुद को अपने अपने क्षेत्रों में इस कदर तैयार किया था कि बस एक ही मिशन सबका जुनून बन गया था, भारतीय मिसाइल को सफलतापूर्वक आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। मार्च 1975 के ढलते दिनों के साथ हमने त्रिवेंद्रम में एक आखिरी और अहम बैठक बुलाई। समीक्षा के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि तरल रॉकेट के क्षेत्र को छोड़कर मिसाइल परियोजना का बाकी काम, खासकर हार्डवेयर निर्माण, बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। तरल रॉकेट तकनीक में हमें अभी थोड़े और वक्त की जरूरत थी। पूरी कमेटी इस बात पर एकमत थी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने हार्डवेयर बनाने और सिस्टम के विश्लेषण में दोहरी कामयाबी हासिल की है। खासतौर पर ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजाइन और विकास में उनका काम काबिले तारीफ था। हमने महसूस किया कि एक के बाद एक प्रतिस्थापना के जिस तरीके को हमने अपनाया था, उसने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी थी। हालांकि
कुछ डिजाइन इंजीनियरों के लिए गहराई से विश्लेषण करना अब भी एक चुनौती थी। जैसा अनुभव हमें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में भी हुआ था। सिस्टम एनालिसिस अभी अपने शुरुआती दौर में था, लेकिन कुल मिलाकर नतीजे शानदार थे। पर हम जानते थे कि ये तो बस शुरुआत है, अभी एक बड़ी मंजिल तय करनी बाकी थी। उस वक्त मुझे अपने स्कूल के दिनों की वो कविता याद आई। क्यों है चिंतित, सहमा, डरा, उदास, कापुरुष, अभी कहाँ आया है अवसर, अभी कहाँ खोया है कुछ भी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और डेविल परियोजना को जारी रखने की सिफारिश की। हमारी बात मान ली गई और मिशन को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया। उधर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में SLV धीरे धीरे आकार ले रहा था। अगर तुलना करूं तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला की रफ्तार के मुकाबले हम थोड़े धीमे जरूर थे, पर हमारे यहां एक अलग ही लहर थी। मेरी टीम का हर सदस्य सिर्फ किसी नेता के पीछे नहीं चल रहा था, बल्कि वो खुद अपनी व्यक्तिगत सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा था। हमारे काम करने के तरीके की सबसे बड़ी ताकत थी संवाद। चाहे टीमों के बीच निर्देश देना हो या टीम के भीतर चर्चा करना, आपसी बातचीत ही मेरा असली मंत्र था। अपनी टीम से बेहतरीन नतीजे पाने के लिए मैं उन्हें बार बार हमारे बड़े लक्ष्यों की याद दिलाता और उन्हें महसूस कराता कि इस मिशन की सफलता में उनके छोटे से छोटे योगदान की कितनी अहमियत है। मैं अपने साथियों के हर रचनात्मक विचार को खुले दिल से सुनता और उन्हें सही रूप में लागू करवाता। उस दौर की अपनी डायरी में मैंने एक बात लिखी थी, चलो सिर उठाकर पड़े हर कदम इत्मीनान से, कहां छोड़ते हैं निशान वक्त की रेत पर, जो पांव डगमगाते, लरजते, झिझकते और घिसटते हैं। अक्सर लोग बातचीत और संवाद के बीच के फर्क को समझ नहीं पाते। मैं शायद हंसी मजाक वाली बातों में उतना माहिर न हूं, लेकिन मैं खुद को एक कुशल कम्युनिकेटर जरूर मानता हूं। हंसी मजाक सुखद तो हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि उसमें काम की कोई सूचना हो। असल संवाद तो वो है जहां दो पक्ष एक दूसरे को कोई विशिष्ट जानकारी देते हैं या लेते हैं, और यही स्पष्टता किसी भी बड़े मिशन की जान होती है। SLV पर काम करते हुए मेरा सबसे बड़ा मकसद था अपने साथियों की मुश्किलों को समझना और उन्हें सुलझाना। आपसी समझ बढ़ाने के लिए मैं अक्सर उनसे सीधा संवाद किया करता था। मेरा मानना है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को कुशलता से चलाने के लिए प्रामाणिक संवाद से बेहतर कोई औजार नहीं हो सकता। अब आप पूछेंगे कि मैंने ये कैसे किया? तो मेरा सीधा सा नियम था, हमेशा ठोस और तथ्यात्मक जानकारी पर भरोसा करना। मैंने कभी भी उन गलत तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जिन पर सच का मुलम्मा चढ़ाया गया हो। मुझे याद है, स्पेस साइंस काउंसिल की एक समीक्षा बैठक चल रही थी। मुद्दा था सामान आने में हो रही देरी। उस दिन मैंने बिना किसी झिझक के लेखा और वित्तीय विभाग की उस सुस्त लाल फीताशाही के खिलाफ अपनी आवाज उठा दी। मेरा पूरा जोर इस बात पर था कि लेखा स्टाफ के पुराने धर्रे को अब बदलना ही होगा। मैंने साफ तौर पर यह मांग रखी कि अकाउंट्स विभाग के काम को सीधे हमारी प्रोजेक्ट टीम में बांट दिया जाए। मेरी ये बेबाक बात सुनकर डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश भी भौंचक के रह गए। उन्होंने अपनी सुलगती हुई सिगरेट को धीरे से कुचला और बिना कुछ कहे बैठक से उठकर बाहर चले गए। उस रात मैं सो नहीं सका। मुझे रह रहकर इस बात का पछतावा हो रहा था कि मेरे कड़वे शब्दों ने डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश को कितनी चोट पहुंचाई होगी। एक तरफ मैं व्यवस्था की उस जड़ता को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध था, तो दूसरी तरफ अपने गुरु को दुखी देख मेरा मन अशांत था।
मैंने खुद से एक व्यावहारिक सवाल पूछा, क्या कोई इन असंवेदनशील अफसरों के बीच काम कर सकता है? जवाब मिला, नहीं। तब मैंने खुद से एक निजी सवाल किया, मेरे शब्दों से डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश को जो दुख पहुंचा है, क्या वो उस दुख से बड़ा होगा? जब इन नौकरशाहों की वजह से हमारा SLV मिशन हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और रास्ता मांगा। और देखिए, मेरा सौभाग्य था कि अगली ही सुबह डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश ने वित्तीय अधिकार सीधे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सौंप दिए। सच तो यह है कि टीम का नेतृत्व करने वाला इंसान तभी सफल हो सकता है जब उसे पूरी आजादी और असरदार अधिकार मिले। यही व्यक्तिगत संतुष्टि और खुशहाली का इकलौता रास्ता है। लेकिन अपनी इस आजादी को बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं। पहला, अपनी शिक्षा और कौशल को लगातार बढ़ाते रहिए। ज्ञान ही आपकी वो असली संपत्ति है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके पास जितना नया और गहरा ज्ञान होगा, आप उतने ही स्वतंत्र रहेंगे। एक लीडर तभी अपनी टीम को सही दिशा दे सकता है जब उसे बखूबी पता हो कि उसके आसपास क्या चल रहा है। इसलिए एक सफल टीम लीडर बनने के लिए जरूरी है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद आप कुछ पल रुकें, खुद को शांत करें और अगले दिन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करें। आजादी को बचाए रखने का दूसरा रास्ता है अपने भीतर जिम्मेदारी की उमंग पैदा करना। सक्रिय रहिए, जिम्मेदारी संभालिए और वही काम कीजिए जिसमें आपका अटूट विश्वास हो। याद रखिए, अगर आप खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते तो आप अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर सिर्फ आजादी की चाह रखी, तब तब उनकी आजादी ही छिन गई। हम अक्सर अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपनी स्वतंत्रता से समझौते कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने गुणों को निखारें और उन ताकतों के खिलाफ खड़े हों जो हमारा दमन करती हैं, तो हम एक ऐसा संगठन खड़ा कर सकते हैं जो हमें बड़े से बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा दे। उधर SLV के काम ने रफ्तार पकड़ी तो प्रोफेसर धवन ने समीक्षा की एक नई और अनोखी व्यवस्था शुरू की। वे परियोजना की बैठकों की अध्यक्षता खुद करते थे। प्रोफेसर धवन इसरो के एक सच्चे कप्तान थे, कमांडर, नेविगेटर और कुशल व्यवस्थापक। ये सारी खूबियां उनमें एक साथ बसी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद उनमें रत्ती भर भी ढोंग नहीं था। अगर उन्हें कहीं कोई बात समझ नहीं आती तो वे बेझिझक सवाल पूछते और खुलकर चर्चा करते। वे एक ऐसे निष्पक्ष नेता थे जिनके लिए अपनी टीम का सही मार्गदर्शन करना एक नैतिक जिम्मेदारी थी। वे फैसला लेने से पहले सबके विचारों के लिए दरवाजे खुले रखते थे। लेकिन एक बार जब फैसला हो जाता तो वे उस पर चट्टान की तरह अडिग रहते थे। प्रोफेसर धवन के साथ मुझे एक लंबा वक्त बिताने का सौभाग्य मिला। उनके तर्क करने का अंदाज और उनकी बौद्धिकता किसी को भी अपना मुरीद बना लेती थी, क्योंकि वे किसी भी विषय पर इतना गहरा विश्लेषण जो पेश करते थे, उनकी डिग्रियों का मेल तो वाकई बेमिसाल था। गणित और फिजिक्स से लेकर अंग्रेजी साहित्य तक, और फिर मैकेनिकल से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD। उनके साथ होने वाली बौद्धिक बहसें हमें एक नई ऊर्जा से भर देती थी। मैंने उन्हें हमेशा उम्मीदों और सहानुभूति से लबालब पाया, भले ही वे खुद को थोड़ा कठोर मानते रहे हों। अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो वे उसके प्रति भी उदार रहते। हां, वे गलतियों के खिलाफ सख्त फैसला सुनाने में जरा भी देर नहीं करते थे, लेकिन फैसला सुनाने के तुरंत बाद ही वे दिल से माफ भी कर देते थे। सन 1975 में इसरो एक सरकारी संस्था बन गई।
तब इसरो काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें अंतरिक्ष विभाग के बड़े अफसरों और विभिन्न केंद्रों के निदेशकों को शामिल किया गया। ये काउंसिल सरकार की शक्तियों और काम करने वाले केंद्रों के बीच एक सेतु की तरह थी। सरकारी कामकाज की भाषा में कहें तो इसरो के केंद्र अब अधीनस्थ इकाइयों के रूप में देखे जाने लगे थे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि न तो इसरो की तरफ से और न ही अंतरिक्ष विभाग की तरफ से कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। यह भागीदारी प्रबंधन ही था, जिसने प्रशासनिक शक्तियों और वैज्ञानिकों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाया। इसरो का यह मॉडल भारत के शोध संगठनों के लिए हमेशा एक मिसाल बना रहेगा। इसी नई व्यवस्था के दौरान मेरा सामना टी.एन. शेषन जी से हुआ, जो उस समय संयुक्त सचिव थे। सच कहूं तो तब तक नौकरशाहों को लेकर मेरे मन में एक अजीब सी झिझक और रूखापन रहता था। जब SLV-3 मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में मैं पहली बार शेषन जी से मिला तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन मेरा यह भ्रम जल्दी ही टूट गया। मैंने देखा कि शेषन जी बैठकों में पूरी तैयारी और ठोस एजेंडे के साथ आते थे। उनकी विश्लेषण करने की गजब की क्षमता अक्सर वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती और उनके सोचने के अंदाज को एक नई दिशा देती थी। धीरे धीरे उनके प्रति मेरे मन में गहरा आदर पैदा होने लगा। SLV परियोजना के उन शुरुआती 3 सालों ने विज्ञान के कई गहरे रहस्यों से पर्दा उठा दिया था। सच तो यह है कि अज्ञानता हमेशा हमारे साथ रही है और शायद हमेशा रहेगी भी। लेकिन मेरे भीतर की जिज्ञासा ऐसी थी कि जो कुछ भी नया सामने आता, मैं उसे जड़ से जानने के लिए बेचैन होता। मैं मानता था कि विज्ञान का असली काम हर गुत्थी को सुलझाना है। हालांकि मैं इस बारे में अपने साथी वैज्ञानिकों से ज्यादा चर्चा नहीं करता था। कहीं मेरी जिज्ञासा उनके अपने विचारों पर कोई असर न डाल दे। वक्त के साथ मुझे विज्ञान और टेक्नोलॉजी और शोध और विकास के बीच का फर्क समझ आने लगा। विज्ञान जहां अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है, वही विकास एक तय रास्ते की तरह है। इस रास्ते पर गलतियां होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हर गलती हमें कुछ बेहतर करने का मौका देती है। शायद कुदरत ने इंजीनियरों को इसीलिए बनाया ताकि वे वैज्ञानिकों की खोज को एक ठोस शक्ल दे सकें। मैंने अपनी टीम को हमेशा वैज्ञानिक बनने से सावधान किया। विज्ञान तो उम्मीदों की एक अंतहीन यात्रा है, लेकिन हमारे पास समय और पैसा दोनों ही सीमित थे। SLV का निर्माण हमारे अपने ज्ञान की सीमाओं के भीतर ही होना था। इसलिए मैंने हमेशा उन्हीं तरीकों को चुना जो सबसे बेहतर और भरोसेमंद थे। मेरा मानना है कि एक टीम लीडर को हमेशा उन्हीं प्रामाणिक तकनीकों पर भरोसा करना चाहिए जो जांची परखी हों। नए प्रयोग तभी करने चाहिए जब संसाधन असीमित हो। और इसी के साथ ये अध्याय 7 समाप्त होता है। अगर आने वाले अगले अध्यायों का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं इस वीडियो को लाइक भी कर दे, ताकि ऐसी और वीडियोस का सजेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।